ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले मैं आप लोगों को एएनएस फार्मा के पास पेपर्स करा रही थी और उसमें हमने एड्रेनर्जिक पोर्शन जो है उसको कवर कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कॉलिनर्जिक पोर्शन हमने कर लिया था, अब हमने एड्रेनर्जिक सिस्टम करना है और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिम्पैथेटोमिमेटिक से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरह आपने उसको अटेम्प्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 12-year-old boy suffering from meningitis was administered antibiotic intravenously. Okay, within a few minutes he developed angioedema, bronchospasm and severe hypertension. बेटे जहां पे भी आप एडीमा, स्पैज्म और हाइपरटेंशन देखते हैं वहां पे आप समझ जाएं कि पेशेंट शॉक में है। ठीक है, इंडिकेट ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक उसने खुद बता दिया। फिर उसने खुद बता दिया एपिनेफ्रीन वाज इमीडिएटली एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली विद मार्क रिलीफ। कहता है हमने एपिनेफ्रीन दी तो पेशेंट बेहतर हो गया। एक्टिवेशन ऑफ विच रिसेप्टर बाय एपिनेफ्रीन इज इंपॉर्टेंट इन रिवर्सिंग द पैथोफिजियोलॉजी इन अंडरलाइंग एनाफिलेक्सिस। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच। उसने कहा एक पेशेंट था, उसको मेनिंजाइटिस था, एंटीबायोटिक दी, उसको शॉक हो गया, एपिनेफ्रीन दी, वो बेहतर हो गया। आप ये बता दें कि एपिनेफ्रीन किन रिसेप्टर पे जाके लगा और एपिनेफ्रीन ने कैसे उस सारे इफेक्ट को रिवर्स किया। अच्छा, वाई नॉरएपिनेफ्रीन इज नॉट यूज, एपिनेफ्रीन ही क्यों दी हमने, नॉरएपिनेफ्रीन क्यों नहीं दी, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटे थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ सिम्पैथेटोमिमेटिक। सिम्पैथेटोमिमेटिक बेसिकली आपकी सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ाते हैं, बीपी बढ़ाते हैं। सो इन इश्यूज में हम यूज करेंगे, अभी वो भी देखेंगे। अ मिडिल एज मैन वॉज एडमिटेड टू कार्डियोलॉजी आईसीयू, ही हैज कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, आफ्टर एक्यूट एमआई ही वॉज गिवन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ऑफ डोपामीन। खुद ही बता रहा है। और वैसे भी आपने याद रखना है एनाफिलेक्टिक में हम एपिनेफ्रीन देते हैं लेकिन कार्डियोजेनिक में हम डोपामीन को प्रेफर करते हैं। क्यों, ये भी हम समझेंगे। खुद इसने बता दिया कि हमने डोपामीन दे दी। अब उसने ये जिक्र किया ना कि हमने इसकी कंटिन्यूसली इन्फ्यूजन फॉर्म क्यों दी है, एक बार डोपामीन लगा के छोड़ क्यों नहीं दिया, कंटिन्यूसली क्यों देते रहे। डिस्क्राइब डोपामीन इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोजेनिक शॉक में अगर डोपामीन दूंगी तो वो क्या काम करेगा। वाई डोपामीन इज प्रेफर्ड, वाई नॉरएपिनेफ्रीन इज नॉट गिवन इन सम शॉक। कहता है बहुत सारे शॉक होते हैं लेकिन अगर हम लोग सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नॉरएपिनेफ्रीन देना चाहिए ना। हम एपिनेफ्रीन या डोपामीन क्यों देते हैं, नॉरएपिनेफ्रीन क्यों नहीं देते, ये मैं भी आपको समझाती हूँ। इन्यूमरेट कार्डियोजेनिक यूजेस ऑफ सिम्पैथेटोमिमेटिक एजेंट, गिव एग्जाम्पल। अगेन ये बेटे आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, अ पेशेंट वॉज गिवन antibiotic injection few months later he developed angioedema, bronchospasm and hypertension. Again शॉक की बात हो रही है। ही वॉज गिवन IM इंजेक्शन ऑफ एपिनेफ्रीन विद मार्क्ड इंप्रूवमेंट। इन्यूमरेट द 4 क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ एपिनेफ्रीन। शॉक के अलावा एपिनेफ्रीन और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। हाउ एपिनेफ्रीन विल इंप्रूव द कंडीशन ऑफ अबव पेशेंट। बेटे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमने भी यहाँ पे भी डिस्कस, तो ये भी रिपीट है, उसके बाद ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ओके, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आज पास पेपर्स क्या करें क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। A 19-year-old girl, a new resident of a pine tree locality, has developed breathlessness, dyspnea, wheeze, suggesting of acute attack of asthma. ठीक है, सिम्पैथेटोमिमेटिक आप सिर्फ इनलिस्ट कर दें जो आप इस एस्थमेटिक पेशेंट को दे सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्यूमरेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टर्ब्यूटलीन एट रिसेप्टर लेवल। टर्ब्यूटलीन क्या करता है, वैसे मैं आपको टी से बता देती हूँ, ये ट्रेमर कॉज करता है इसलिए अब हमने इसको देना छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन ये B2 पे एक्ट करके ब्रोंकोडायलेशन करता है, सो एस्थमेटिक पेशेंट में बेहतर प्रोफाइल है इसकी। इन्यूमरेट थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ क्लोनिडीन। क्लोनिडीन बेटे आपने बहुत अच्छे से समझना है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि क्लोनिडीन ना अल्फा-2 एगनिस्ट है। ठीक है, अल्फा-2 एगनिस्ट है लेकिन ये काम एंटेगनिस्ट वाला करता है। ये अल्फा-2 को स्टिमुलेट करके जो फीडबैक इनहिबिशन है, मैं भी आपको समझाती हूँ, उसको ज्यादा कर देता है और यूं फिर आपका नॉरएपिनेफ्रीन का रिलीज कम होता है। सो एज अ सिम्पैथेटिक एगनिस्ट यूज होता है लेकिन ये करता काम एंटेगनिस्ट वाला है। इनलेस 4 यूजेस ऑफ सिम्पैथेटोमिमेटिक विद देयर एग्जांपल्स अगेन रिपीट हुआ है। सो ये भी रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 3 दफा आया हुआ है, शॉक वाला 2 दफा आया हुआ है, एक डोपामीन वाली बात है और एक जो है वो ये अस्थमा वाली बात है। इनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि क्या पूछा हुआ था उन्होंने कि अगर एनाफिलेक्टिक शॉक है तो पेशेंट के ऊपर एपिनेफ्रीन ने क्या काम किया होगा। तो एनाफिलेक्टिक शॉक के बेटे 2 मसले हैं ना, हाइपरटेंशन हुई हुई और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है। हमें इन दोनों चीजों को अपोज करना है विद यूज ऑफ एपिनेफ्रीन। सो जब हम एपिनेफ्रीन देंगे तो ये अल्फा-1 के ऊपर जाके एक्ट करेगी, बीटा-1 पे करेगी, बीटा-2 पे करेगी। अल्फा-1 पे बेटे जब ये एक्ट करती है तो अल्फा-1 के जो स्मूथ मसल्स हैं वो वेजो कंस्ट्रक्शन
स्टिमुलेशन करते हैं, जब वेसल्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है, बीपी बढ़ जाता है, सो हाइपोटेंशन अपोज हो जाती है और पेशेंट बेहतर फील करता है। नंबर 2 बीटा 1 पे जाके एक्ट करता है, वो कि आपके बीटा 1 हार्ट रेट को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगा। आपको पता है बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के और कार्डिक आउटपुट पे, तो अल्फा 1 की वजह से आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती है और बीटा 1 की वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, और दोनों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि पेशेंट का अपोज करना था हमने। सो बीटा 1 की वजह से हार्ट रेट बढ़ा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी, कार्डिक आउटपुट बढ़ा, बीपी बढ़ गया, बड़ी अच्छी बात है। और क्या किया, और पिट्टे पेशेंट को ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी तो थी, तो यही एपिनेफ्रीन बीटा 2 पे जाके लगता है, जी स्टिमुलेटरी के थ्रू एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, साइक्लिक एएमपी के लेवल्स इनहेंस होते हैं, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिट होता है, स्मूथ मसल्स वहां पे रिलैक्स कर जाते हैं। जब स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं तो ब्रोंको डायलेशन हो जाती है और पेशेंट बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट की ये दोनों कंप्लेंट्स जो है वो एंटागनाइज हो गई हैं। नेक्स्ट वो ये पूछ रहा था कि वाई नॉरएपिनेफ्रीन इज नॉट यूज, तो बेटे नॉरएपिनेफ्रीन का जो बीटा 2 इफेक्ट है ना वो इतना ज्यादा नहीं है। अगर बीटा 2 इफेक्ट नहीं है तो ब्रोंको डायलेशन नहीं होगी और पेशेंट के सिम्टम बेहतर कैसे होंगे, इसलिए हम एपिनेफ्रीन देते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी, नॉरएपिनेफ्रीन हैज अ वीकर B2 एक्टिविटी, सो इट विल नॉट कॉज एडिक्वेट ब्रोंकोडायलेशन, सो नॉट यूजेस एनाफिलेक्टिक शॉक। नाउ थेराप्यूटिक यूजेस उन्होंने पूछे हुए सिम्पैथेटोमिमेटिक के। इसमें बेटे आपने क्या करना है कि जिसके लिए यूज हो रही है वो भी बताना है, ड्रग भी बतानी है और कोशिश करें रिसेप्टर भी बता दें। नंबर 1 सिम्पैथेटोमिमेटिक होती है माइडोडरीन, ये हम यूज करते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में, क्योंकि माइडोडरीन जाके अल्फा 1 पे लगेगी, वेजो कंस्ट्रक्शन करेगी और हाइपोटेंशन को बेहतर कर देगी। नंबर 2 क्लोनिडीन यूज की जा सकती है, क्लोनिडीन अभी आगे समझेंगे भी, और हमें पता है ये क्लोनिडीन अल्फा 2 पे लगती है, वहां से फीडबैक के थ्रू सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम कर सकती है, सो हेंस हम इसको हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं। डोब्यूटामीन बीटा 1 पे लगती है, ये जाके आपके हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाती है, सो कार्डियोजेनिक शॉक में यूज की जाती है। एल्ब्यूटरॉल बीटा 2 पे लगता है, एस्थमेटिक पेशेंट में, लंग्स के अंदर ब्रोंकोडायलेशन करता है, सो एस्थमेटिक पेशेंट में दी जा सकती है। मेराबिग्रोन बीटा 3 पे लगती है ब्लैडर के अंदर, और वहां पे आपकी जो यूरिनरी होती है उसको इम्प्रूव करती है, सो मतलब सिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपकी यूरिनेशन को इनहिबिट करती है ना, तो अगर पेशेंट यूरिनरी अर्जेंसी के साथ है, क्योंकि एरम से कंट्रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुझे छोटा पेशाब आता है, तो उसमें हम ये दे सकते हैं, आपकी सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इनहेंस करके यूरिनेशन को कम करेगा। उसके अलावा बेटे आप लोग एपिनेफ्रीन लोकल एनेस्थेटिक या कार्डियक अरेस्ट में भी यूज़ कर सकते हो, ऑक्सीमेटाजोलिन नेजल डीकंजेस्टेंट में भी यूज़ करते हो। तो आप लोग इसको जिस तरह लिखना चाहें आप लिख लें, आपने ये पहले स्टेजेस लिखनी है, मतलब किन किन चीज़ों में यूज़ होती है और कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती है, तो दैट वुड बी बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था बेटे कि एक पेशेंट था शॉक का और उसको हमने डोपामीन दिया था, तो डोपामीन कंटिन्यूसली इन्फ्यूजन की फॉर्म में क्यों दिया था? इसलिए बेटे कि अगर डोपामीन आप नॉर्मली दोगे ना, दे के छोड़ दोगे, तो डोपामीन बहुत ज्यादा आपकी नॉरएपिनेफ्रीन वगैरह से मिलता है, तो इसको कैटेकोलामीन वगैरह फौरन से तोड़ देंगी, तो बात खत्म। इसलिए हमें कंटिन्यूसली देना पड़ता है ताकि इसकी बायोअवेबिलिटी मेंटेन रहे। डोपामीन इज एन इमीडिएट मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन, सो इट इज इमीडिएटली मेटाबोलाइज्ड बाय मोनोमाइन ऑक्सीडेज और कैटेकोलामाइन और ट्रांसफेरेज, सो वी डू कंटिन्यूस इन्फ्यूजन सो एज टू इंक्रीज इट्स बायोअवेबिलिटी। अब नंबर 2 ने पूछा हुआ था कि कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर ना अगर हम इसको देते हैं तो बेटे ये क्या करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना कि डोपामीन आपकी शॉक के तीनों एडवर्स इफेक्ट को बैलेंस करता है। देखो एक इंसान को जब शॉक होता है तो नंबर 1 उसका बीपी गिर जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है। नंबर 2 बेटे उसका कार्डियक आउटपुट गिरता है और ब्रेडिकार्डिया हो रहा होता है, उसका दिल सही से काम नहीं करता। अब आपको ये बात अच्छे तरीके से फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट से रिवाइज करनी है कि जब इंसान को ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट गिरता है, जब बेटे कार्डियक आउटपुट गिरता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, कंपनसेशन करती है, और ये जब कंपनसेशन करती है तो ये आपके ब्रेन की तरफ, ये आपके हार्ट की तरफ और ये आपके एड्रीनल मेड्यूला की तरफ तो ब्लड भेजती है, लेकिन किडनी वगैरह की तरफ ये ब्लड को क्या करती है, कम कर देती है। जब किडनी की तरफ ब्लड कम जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है GFR रिड्यूस हो जाएगा। जब GFR रिड्यूस होगा तो किडनी से बहुत ज्यादा स्वेयर वेजो कंस्ट्रक्टर रिलीज होंगे, वो GFR मजीद कम कर देंगे, स्वेयर कंस्ट्रक्शन। तो शॉक में पेशेंट GFR रिडक्शन और किडनी फेलियर से मर जाता है। ठीक है, बॉडी ने तो कंपनसेशन चाहिए थी लेकिन वो मर गया। अब हमें इस चीज को भी अपोज करना है, सो डोपामीन किडनी के लेवल पे भी एक्ट करेगी और GFR को गिरने नहीं देगी, GFR को मेंटेन रखेगी, इसलिए डोपामीन बहुत अच्छी है। सो डोपामीन क्या क्या काम करती है बेटे, डोपामीन तीनों पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स को अपोज करेगी। नंबर 1 हाइपोटेंशन को कैसे अपोज करेगी, डोपामीन अल्फा 1 को स्टिमुलेट करती है। डोपामीन वहां से जब अल्फा 1 स्टिमुलेट होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन, पेरिफेरल वैस्कुलर
रेजिस्टेंस बढ़ती है, जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आपके पास क्या हो जाता है, हाइपर मतलब जो आपका बीपी है ना वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है, जो पहला मसला था। दूसरा ये करती है कि बीटा 1 पे लगती है और आपकी हार्ट रेट को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, हेंस ब्रेडिकार्डिया को अपोज करती है। तीसरी बेटे आपने बात याद रखनी है कि किडनी की तरफ जो आपकी ये आर्टीरियोल्स होती है ना, एफरेंट आर्टीरियोल्स किडनी की तरफ, डोपामीन यहाँ पे जाके लगती है और स्प्लांकनिक और रीनल आर्टीरियोल्स को डायलेट करती है ताकि आपका जीएफआर मेंटेन रहे। ठीक है, सो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट विल डायलेट रीनल एंड स्प्लांकिंग आर्टीरियोल्स, हेंस जीएफआर मेंटेन होगा और किडनी फेलियर को प्रिवेंट करेगी। सो हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करती है, ब्रेडिकार्डिया को भी करती है और किडनी फेलियर को भी, इसलिए डोपामीन बहुत अच्छी है। अब साथ ही उसने ये पूछा कि आपने डोपामीन दी, आपने नॉरएपिनेफ्रीन क्यों नहीं दी? डोपामीन का अल्फा और बीटा 1 इफेक्ट बिल्कुल नॉरएपिनेफ्रीन जैसा है, लेकिन डोपामीन किडनी में आर्टीरियोल्स डायलेट करके जीएफआर इंक्रीज करती है, किडनी फेलियर को प्रिवेंट करती है। जबकि अगर हम किडनी पे रिसेप्टर देखें तो बीटा 1 के ऊपर जब जाके नॉरएपिनेफ्रीन लगेगी तो वहां से रेनिन रिलीज होगा, फर्दर कंस्ट्रक्शन, जीएफआर गिरेगा और किडनी फेलियर हो सकता है। इसलिए हम नॉरएपिनेफ्रीन की निस्बतन कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामीन को प्रेफर करते हैं। उसके बाद बेटे ये रिपीट ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट के कार्डियोवैस्कुलर यूजेस क्या हैं सिम्पैथेटोमिमेटिक के। सो एपिनेफ्रीन को कार्डियोवैस्कुलर एनाफिलेक्टिक शॉक में यूज किया जा सकता है, एपिनेफ्रीन और डोपामीन को कार्डियोजेनिक में यूज किया जा सकता है, आइसोप्रोटेरेनोल स्टिमुलेंट के तौर पे होता है, डोपामीन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, उसके बाद डोब्यूटामीन जो है वो आप एक्यूट हार्ट फेलियर में, डोपामीन फिनाइलेफ्रीन हाइपरटेंशन में और क्लोनिडीन हाइपरटेंशन में। ये सिम्पैथेटोमिमेटिक हैं और ये इनके कार्डियोवैस्कुलर यूजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्लिनिकल एप्लीकेशन एपिनेफ्रीन। तो एपिनेफ्रीन यूज होता है ब्रोंकोस्पैज्म में, एनाफिलेक्टिक शॉक में, अरेस्ट में, लोकल एनेस्थीसिया में, इंट्राओक्यूलर सर्जरी में। मैं सबको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही बेटे, इसकी ऑलरेडी वीडियो सेशंस में भी मौजूद हैं और वैसे भी यूट्यूब पे हैं तो आप वो देख लें। अच्छा, उसके बाद में पूछा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टर्ब्यूटलिन। टर्ब्यूटलिन बीटा 2 पे लगता है, ब्रोंकोडायलेशन करता है, एज एन इनहेलर एस्थमा में पहले यूज होता था, अब यूज नहीं करते क्योंकि ट्रेमर कॉज कर सकता है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन उन्होंने ये कहा था कि सिम्पैथेटोमिमेटिक को क्लासिफाई करें, स्पेशली वो वाली बताएं जो आप एस्थमा में यूज करते हैं। तो सिम्पैथेटोमिमेटिक जो एस्थमा में यूज होंगी वो सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव दोनों यूज की जा सकती हैं। नॉन सिलेक्टिव में एफडिनीन याद रखना है, सिलेक्टिव जो बीटा 2 पे जाके लगेंगी। फिर रेस्ट में आप पढ़ेंगे कि इसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, एल्ब्यूटरॉल, लेवोब्यूटरॉल या मेटाप्रोटरॉल, और इसी तरह लॉन्ग में सेल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल वगैरह। ठीक है बेटे, एंड फाइनल चीज थी कि यूजेस बता दें क्लोनिडीन के। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बेसिकली नॉरएपिनेफ्रीन है और ये नॉरएपिनेफ्रीन जब रिलीज होता है तो इसने जाके जाहिर है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे लगना और काम करना है। लेकिन जब नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज होता है ना तो उसी टाइम यहाँ पे पड़े हुए होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर। ठीक है, ये नॉरएपिनेफ्रीन अल्फा 2 को स्टिमुलेट करता है और अल्फा 2 यहाँ से जाके क्या करते हैं, फीडबैक इनहिबिशन देते हैं। अब क्लोनिडीन भी ना सेम काम करता है, क्लोनिडीन इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। जब ये स्टिमुलेट होते हैं, फीडबैक इनहिबिशन देते हैं, तो नॉरएपिनेफ्रीन का रिलीज जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, जब कम हो जाता है तो इसको हम यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन में, ट्रैकीकार्डिया में, स्मोकिंग सेजेशन में, और फियोक्रोमोसाइटोमा एक होता है जिसमें बहुत ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं नॉन पिट्यूटरी सोर्सेज से। सो उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटे एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। तो इसके अंदर अगर आप लोग दोबारा से देखना चाहते हैं तो सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका वो ये कि ये शॉक में कैसे यूज होते हैं। सो एपिनेफ्रीन का रोल आपने याद रखना है कि ये एनाफिलेक्टिक शॉक में कैसे दिया जाता है। नॉरएपिनेफ्रीन क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी बीटा 2 एक्टिविटी नहीं है। थेराप्यूटिक यूजेस इसके ओवरऑल आपको आने चाहिए। देन हमने कहा डोपामीन कंटिन्यूसली इसलिए दिया जाता है कि बायोअवेबिलिटी मेंटेन की जाए। डोपामीन कार्डियोजेनिक शॉक में तीनों जगह पे काम करता है और डोपामीन को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये किडनी फेलियर को प्रिवेंट करता है, जबकि किडनी फेलियर कॉज कर सकता है। कार्डियोजेनिक यूजेस अगर हम देखेंगे तो गेन शॉक है, कार्डियक स्टिमुलेंट है, एक्यूट कंजेस्टिव फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन। एपिनेफ्रीन के यूजेस आपको पता है, टर्ब्यूटलिन बीटा 2 एगोनिस्ट है और सिम्पैथेटोमिमेटिक इन एगोनिस्ट आर शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग, एल्ब्यूटरॉल, मेटाप्रोटरॉल एंड सल्मेट्रॉल याद रख सकते हैं। क्लोनिडीन वैसे तो कहने को एगोनिस्ट है लेकिन काम एंटागोनिस्ट वाला करता है। दिस इज ऑल अबाउट एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। मुझसे अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख दें, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी, या अगर आपको आता है आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये नोट्स जो हैं बेटे ये आप इंस्टा के पेज पे आके ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।